बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम बीएससी का जो फर्स्ट क्विज कंडक्ट किया था उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक ट्रिकी थे। और पेपर में भी ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन आपको लग रहा होता है कि डिफिकल्ट है, और एट द स्पॉट आपके माइंड में कोई फार्मूला या उसका सोल्यूशन का कोई ट्रिक नहीं आ रहा होता। तो ऐसे क्वेश्चन देने का मकसद यही होता है कि आप थोड़े ट्रेन हो जाएं इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए, कि अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल, कोई ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए जो आपने इस तरह सीधा सीधा नहीं पढ़ा होता, तो उसको आपने कैसे डील करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट पी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने देखनी है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए ई की वैल्यू जो है वो आपको पता है, वो वैल्यू होती है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी सिग्मा नहीं है। तो सिग्मा को जिन कैंडिडेट्स को सिग्मा का पता है कि सिग्मा होता क्या है, वो है चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर इनफाइनाइट शीट। क्योंकि शीट जो है उसका एरिया होता है, वॉल्यूम तो आप नहीं फाइंड आउट उसका कर सकते। वॉल्यूम तो उस चीज़ का होता है जो 3 डायमेंशनल होती है, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। तो ये सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये ई की वैल्यू जो है ये बन जाएगी क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस तरीके से आपका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन है डी, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट डी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी विद डिस्टेंस आर अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल है और उसकी आप इक्वेटोरियल प्लेन पे खड़े हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे। ये आपका डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये इसका एक्सिस है, और ये जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये सारे के सारे इसका इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो इस पे किसी भी पॉइंट पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो कैसे वेरी करती है, वो आर क्यूब से वेरी करती है। ई जो है वो प्रोपोर्शन होती है 1/r क्यूब। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन a uniform external electric field, at what orientation will the dipole experience non-zero net torque? तो ये पूछ रहे थे कौन सी ओरिएंटेशन में जो डाइपोल है उस पे कोई नेट टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। अलाइंड विद द फील्ड, एंटी पैरेलल टू द फील्ड। ये अलाइन टू द फील्ड का मतलब है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंटी पैरेलल, और इसके बाद है परपेंडिकुलर, और फिर है ऑल ऑफ द अबव। तो आप जरा टॉर्क का फार्मूला जब देखेंगे तो टॉर्क का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रॉस ई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आता है साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जब आप पैरेलल के लिए 0 लगाते हैं और एंटी पैरेलल के लिए आप 180 लगाते हैं, तो ये दोनों ही वैल्यू आपको साइन की वैल्यू 0 दे देते हैं। यानी साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी आपको 0 मिलता है। इसका मतलब है कि अलाइंड विद फील्ड, यानी पैरेलल टू द फील्ड, ये भी आपको टॉर्क 0 देगा। एंटी पैरेलल भी आपको टॉर्क 0 देगा। परपेंडिकुलर टू द फील्ड ये आपको नॉन जीरो नेट टॉर्क देगा। लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ ई जीरो वी इज नेसेसरली जीरो। ये जो वर्ड नेसेसरली है ये बहुत जो है वो मीनिंगफुल है। नेसेसरली का मतलब है कि लाजमी, यानी जहाँ ई 0 होगा वहां पे लाजमन वी भी 0 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सॉरी जो शेल है आपके पास उसके सेंटर पे ई 0 होता है, लेकिन वहां पे वी 0 नहीं होता। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा,
इफ वी जीरो इज नेसेसरीली जीरो, यानी जहाँ पे वी जीरो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, वहां पे लाजमन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाईपोल होता है उसके सेंटर पे वी तो जीरो होता है, लेकिन वहां पे ई की वैल्यू जीरो नहीं होती। लिहाजा ये भी फिर गलत हो गया। इसके बाद है सरफेस हैविंग कांस्टेंट वी मस्ट हैव नॉन जीरो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो होगी। तो ये हम देख सकते हैं कि ई जो है वो इक्वल होता है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, या डेल्टा एस कह लें, इसको आप नेगेटिव ग्रेडियंट बी कह सकते हैं। तो जब वो कह रहा है कि कांस्टेंट वी है, तो कांस्टेंट वी का मतलब है कि जब आप उसका चेंज फाइंड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। लिहाजा इसका मतलब क्या है कि वो कह रहा है कि जो ई है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास तो जीरो आ रहा है। मतलब है सी ऑप्शन जो है वो भी इनकरेक्ट है। लिहाजा फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डी, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी विद डिस्टेंस और अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन। जी, इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसे वेरी करता है, और ये हमें पता है कि जो डाईपोल का इक्वेटोरियल लाइन होती है, सारी लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। आर के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है, लिहाजा इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डॉट ई, साथ माइनस का साइन भी होता है। ये ओपन आप करेंगे तो बनेगा माइनस पी ई कॉस थीटा। अब मिनिमम वैल्यू जो है वो थीटा जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस पी ई, क्योंकि कॉस जीरो जो होता है वो वन हो जाता है। लिहाजा ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एंगल जो जीरो हमने लिया है ये बता रहा है कि पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डाइपोल पड़ा है, तो वहां पे उस वक्त उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। और अगर एंटी पैरेलल पड़ा हो तो फिर cos 180 आप लेंगे, और cos 180 माइनस वन होता है, और माइनस वन और ये वाला माइनस आपस में मिलके आपको प्लस का पीई दे देंगे। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जब आपका डाइपोल एंटी पैरेलल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा होगा उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो मैक्सिमम होगी। और जब परपेंडिकुलर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उस वक्त इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो होगी, क्योंकि cos 90 जो होता है वो जीरो होता है। तो लगा यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू जो है वो, ये सीधा सीधा इंफॉर्मेशन लेवल का क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन ए है, वी इक्वल टू के पी ओवर आर स्क्वायर। पी यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, लिहाजा ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, a positive charge q is placed at the center of a uniformly distributed positive charge ring। यानी एक रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसके सेंटर पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। आपने बताना है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज लगेगी, यानी ये रिंग है जिसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और सेंटर पे ये एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है, तो इस पे नेट फोर्स किधर लग रही होगी, रेडियली इनवर्ड लगेगी यानी अंदर की तरफ लगेगी, रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ लगेगी, एक्सिस ऑफ द रिंग यानी ये जो रिंग का एक्सिस बनता है इसके अलॉन्ग लगेगी, या नॉन ऑफ द अबव। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया है कि जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है रिंग पे,
तो फिर उस रिंग के सेंटर पे जब आप कोई भी चार्ज रखते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ रिंग ई की वैल्यू जीरो होती है। तो ये ई जीरो इंडिकेट कर रहा है कि उस चार्ज के ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ई होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई जीरो है तो इसका मतलब है फोर्स भी जीरो है। और फोर्स क्यों जीरो है ये मैंने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, कि यहाँ ये वाला जो चार्ज है ये भी सपोज इसको रिपेल कर रहा है, तो इधर भी एक चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है, तो लेजर किसी को बैलेंस कर देंगे। ये चार्ज अगर इसको रिपेल कर रहा है तो ये वाला चार्ज है ये भी इसको रिपेल कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर। यानी ये एक वैल्यू दी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो है ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपने बताना ये है कि ये वैल्यू किस वजह से है। क्या ये इनफाइनाइट शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यही आती है। दूसरा पॉइंट, ए पॉइंट लाइंग ऑन द सेंटर ऑफ डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। यानी एक डिस्क है और उसके सेंटर पे जब आप ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या ये आती है। तो ये भी हमने रिजल्ट निकाला हुआ था कि वाकई जब आप डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो वही वैल्यू आती है जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए आती है। तो मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हैं। सी, ए पॉइंट अबव द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्क हैविंग इनफाइनाइट रेडियस डी, हैविंग इनफाइनाइट रेडियस सॉरी, यानी एक ऐसी डिस्क आप ले रहे हैं जिसका जो रेडियस है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट रेडियस वाली डिस्क के ऊपर, ये इनफाइनाइट रेडियस है, इसके ऊपर आप सेंटर के ऊपर कहीं पे पॉइंट लिया हुआ है और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो भी क्या आती है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीनों पॉइंट ही करेक्ट हैं। इन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए बी की वैल्यू जो है वो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। डिस्क के सेंटर पे भी ई इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। और अगर डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट हो तो उसके सेंटर से ऊपर कुछ डिस्टेंस पे जब आप ई कैलकुलेट करते हैं तो वो भी यही वैल्यू आती है। तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ई जो है वो राइट ऑप्शन है। 10th क्वेश्चन है, रिंग हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज बिहेव एज पॉइंट चार्ज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एट अ पॉइंट पी एट द सेंटर ऑफ रिंग। यानी जब आप रिंग के सेंटर पे आते हैं तो वहां पे जो रिंग है वो क्या बिहेव करता है, वो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एट अ पॉइंट पी लाइंग नियर द प्लेन ऑफ रिंग। ये आपने बताना है कि पॉइंट चार्ज, कोई रिंग जो है वो पॉइंट चार्ज के तौर पे कब बिहेव करता है। क्या जब आप उसके सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे वो एज ए पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करता है, बिहेव करता है, या फिर आप उसके लिए किसी रिंग के सेंटर से कुछ फासले पे जाते हैं तो वहां पे वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एट अ पॉइंट पी लाइंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ रिंग फार अवे फ्रॉम द सेंटर। यानी जब आप सेंटर से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं तो वहां पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आती है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए आती है। तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, क्योंकि पहले इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि वो कह रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे तो ई की वैल्यू जीरो हो जाती है रिंग के लिए। तो लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जब आप रिंग से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं अलोंग दी एक्सिस ऑफ रिंग, तो वहां पे जब आपको पॉइंट लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही आती है जो किसी पॉइंट चार्ज के लिए आती है। तो लिहाजा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11th क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जब आप फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीजेस। बी है इंक्रीजेज फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है। डिक्रीजेज फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए डिक्रीज होता है। सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या डिक्रीज होता है। और चौथा है इंक्रीजेस फॉर नेगेटिव चार्ज ओनली, तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज के लिए इंक्रीज होता है। तो ये याद रखें।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा डिक्रीज होता है, चाहे चार्ज आपका पॉजिटिव हो चाहे चार्ज आपका नेगेटिव हो। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, ये देखें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है। तो जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे इधर, तो आप चार्ज से दूर जा रहे हैं। चार्ज से जितना दूर जाएंगे, पोटेंशियल ये कह रहा है के क्यू ओवर आर के, जितना मुझे दूर लेके जाओगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, पोटेंशियल कम होगा। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब नेगेटिव की बात करें। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं, अब तो हम क्योंकि इसके करीब आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। ये देखें, अब फिर क्यों कम हो रहा है? जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं, पोटेंशियल हमेशा कम होता है। तो नेगेटिव के लिए आप सोच रहे होंगे कि बढ़ना चाहिए क्योंकि हम चार्ज की तरफ आ रहे हैं। तो अब इस केस में वो हम इसलिए इसे कहेंगे कि ये इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो है के क्यू। क्यू अब यहाँ पे आपका नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव जो चार्ज है, नेगेटिव वैल्यू आपको पता है हमेशा छोटी वैल्यू होती है। तो लिहाजा ये वैल्यू आपको, नेगेटिव वैल्यू जिस तरह आप लेते हैं -5 और एक तरफ होती है -3, तो ये -5 देखने में बड़ा नंबर है लेकिन नेगेटिव बता रहा है कि ये एक्चुअली छोटा नंबर है। तो इस केस में भी आपका जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा डिक्रीज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। लिहाजा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इन एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, समझे कि नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है। नेगेटिव साइन यही बताता है कि ई इज ऑलवेज अलोंग इंक्रीजिंग पोटेंशियल, सॉरी, E is always along decreasing potential। ये राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीजिंग होता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जी बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि आप, जो यहाँ पे मैं क्विज लेता हूँ तो इसके जो ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शन के अंदर भी पूरी पूरी एक डेफिनेशन या एक पूरा कंसेप्ट छुपा होता है। तो बजाय इसके कि आप उसका सिर्फ राइट ऑप्शन याद करें, आप कोशिश किया करें कि इनके ऑप्शन के साथ जो चीजें जुड़ी होती हैं, अटैच होती हैं, जो कंसेप्ट जुड़े होते हैं, वो उनको अलग से नोट कर लिया करें। ये बहुत हेल्पफुल चीजें होती हैं। जिस तरह अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हमने ढूंढना तो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पहले पॉइंट के अंदर भी एक इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो ये करेक्ट है। सेकंड, ए पॉइंट चार्ज लाइंग एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी अगर आपका जो पॉइंट चार्ज है वो किसी स्फीयर के सेंटर पे पड़ा है, तो फिर ये जो सरफेस है ये क्या बिहेव करेगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी करेक्ट है। ये देखिए, ये भी इंफॉर्मेशन है याद रखने वाली। तीसरा है, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज नॉन जीरो। यहाँ पे इसने काम खराब किया है, ये नॉन जीरो लगा के। अगर तो ये लिखता द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो, तो फिर ये भी ठीक होती। तो लिहाजा फिलहाल ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन फिर बनता है वो डी ऑप्शन है, यानी ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 14, ए चार्ज पार्टिकल क्यू वैल्यू ड्यू ये 1.4 मिली कूलम मूव द डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर अलोंग एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये पॉइंट समझने वाला है। आप एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव कर रहे हैं और उसका सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय फील्ड ड्यूरिंग दिस मोशन। आपने वर्क डन फाइंड करना है इस मोशन के लिए। तो अभी जो ऊपर वाला न्यूमेरिकल किया था या ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया उसमें यही देखा जा रहा था कि जब आप एक ही पोटेंशियल सरफेस पे मूव करते हैं तो वर्क डन जीरो होता है। तो लिहाजा इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए कि पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। लिहाजा यहाँ पे जीरो का कोई ऑप्शन नहीं है, लिहाजा नन ऑफ द अबव आएगा।
कुछ कैंडिडेट्स ने कैलकुलेट भी किया और कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल दी। ये एक डायग्राम दी हुई है, इसके सेंटर पे ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सेंटर पे आपने पोटेंशियल फाइंड करना है। तो मैंने पोटेंशियल के लिए बताया था कि जब भी आपके पास डिफरेंट चार्जेस हों तो आपने पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है, एक स्केलर क्वांटिटी के तौर पे आपने करना होता है, यानी कि KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। अब चूंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर का सेंटर आप ले रहे हैं, ये सेंटर है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस सेंटर का पॉइंट पी का डिस्टेंस, चाहे आप चार्ज Q4 से डिस्टेंस फाइंड करें, चाहे आप चार्ज Q3 से डिस्टेंस फाइंड करें, चाहे आप Q2 से डिस्टेंस फाइंड करें, चाहे आप Q1 से डिस्टेंस फाइंड करें, ये सब का डिस्टेंस जो है वो सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर एक सिमेट्रिक शेप होती है, इसका डिस्टेंस सबके लिए सेम होगा। लिहाजा अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये भी फिर आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। लिहाजा मैं इसको कह सकता हूँ कि इनके डिनोमिनेटर में सब में आर ही आर है। लिहाजा ये आर आप कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो सब चार्जेस का आप सम अप करें तो ये बनेंगे, तमाम चार्जेस का सम करें, -10 -10 -20 +5 +5 प्लस का 10, तो -20 प्लस का 10, ये माइनस का 10 रह गया। अब आर निकालना है क्या है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या बन रहा है आर। तो इसके लिए आप यूं कंसिडर करें, ये भी इशारिया 10, ये भी इशारिया 10, और ये आपका डिस्टेंस डी है, जिसे आप डायगोनल कह सकते हैं। ये आप यूं समझे कि मैंने इतना हिस्सा ले लिया है, ये ये हिस्सा ले लिया मैंने, ये मैंने अलग बना दिया इधर साइड पे। तो अब वो पिथागोरस थ्योरम आप यूज करें तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आप, तो इशारिया 1 का स्क्वायर प्लस इशारिया 1 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा इशारिया 0 1 प्लस इशारिया 0 1, और मिल के ये बन जाएगा इशारिया 0 2, और स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे तो ये आपका बनेगा इशारिया 0 2 का स्क्वायर रूट। इशारिया खत्म करें तो बनेगा 2/100 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.41 और 100 का होता है 10। तो ये इस तरीके से जब आप 1.41 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इशारिया 14, ये आया डी, यानी फुल लेंथ आई है ये वाली, हमें चाहिए आधी। ठीक है, क्योंकि ये आपका पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, तो इसको हाफ कर दें, तो हाफ करेंगे तो ये इशारिया 0 7 आ जाएगा। तो ये आपने आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है 0.07, जो कि आप इस फार्मूले में पुट कर दें यहाँ पे। तो इस तरीके से ये बनेगा V = K/R, और अंदर है -10, K की वैल्यू है 9, 10⁻9 होता है, और ये -10, और चूंकि सारे चार्जेस जो हैं वो माइक्रो कूलम में है, तो लिहाजा ये भी माइक्रो बनेगा, और माइक्रो होता है 10⁻⁻6, और आर की वैल्यू अभी निकाली है 0.07। तो ये 9 और 10 को मल्टीप्लाई करें न्यूमिरेटर में तो ये 90 बन जाएगा, और 10 जो है वो 3 रह जाएगी, और ये 7 का भी जब आप डेसिमल खत्म करेंगे तो वो 100 आएगा नीचे, और वो 100 ऊपर चला जाएगा, और इस तरीके से 100 जो होता है वो आपको पता है 10⁻2 होता है, तो 90 10⁻3 और 2 मिलके 10⁻5 बन गया, ये 10⁻5, और नीचे 7 रह गया। अब 90 को 7 पे आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 7 1 7,
और 2 कैरी करेंगे तो 7 2s आर 14, 10⁵ और इसका ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। इसको आप 1.2 जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10⁶। तो 1.2 10⁶। तो ये आपका जो है वो राइट ऑप्शन बन रहा है। साथ माइनस, ये वाला माइनस है तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, साथ आप लगा लें। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल जो है वो किसी पॉइंट पे भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ऐसे ही ऐड करना होता है जैसे स्केलर को ऐड करना होता है। तो सारे चार्जेस की वजह से आपने अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करना था और सम आप कर देना था और आपका राइट आंसर आ जाना था।